ओके गाइस, सो वेलकम टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज पास्ट पेपर सेशन। ठीक है। आज की क्लास के अंदर लेट्स डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग दिस। आज की क्लास के अंदर वी वुड बी सॉल्विंग द अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर वन। सही है, ये पेपर हम पूरा सॉल्व तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्लास के अंदर, क्योंकि द डिस्कशन इज़ देयर। ठीक है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी होंगी और साथ साथ में सॉल्व भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास द टारगेट इज़ टू कंप्लीट द पार्शियल पेपर, दैट इज़ मतलब दो सवाल हमें कंप्लीट करने हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे इट विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट क्लास। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द वन पेपर। एक अटेम्प्ट का पूरा पेपर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो पास पेपर्स क्लासेस हैं हमारी, ये वीकली बेसिस पे होंगी। देयर विल बी टू क्लासेस और थ्री क्लासेस पर वीक टिल द मंथ ऑफ मे। हमारे पास जब तक हमारे पास एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाते, तो इट मीन्स कि अप्रैल तक आपके पास ये ऑनलाइन पास पेपर्स की क्लासेस चलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेपर वन है, पेपर वन अक्टूबर नवंबर 2025। अब यहाँ पे लेट्स ब्रेक डाउन द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारे पास एक पर्टिकुलर इशू है व्हेन इट कम्स टू द थियोरेटिकल पेपर ना। एमसीक्यूज के अंदर तो आपके पास कोई राइटिंग नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट समथिंग। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हमारे पास होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, बट स्टिल हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू व्हेन इट कम्स टू द थियोरेटिकल पेपर। तो आप यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ब्रेक डाउन ये कर लें कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1 आवर 30 मिनट्स। अब जो 1 आवर 30 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो टोटल आपके पास कितने मिनट्स हैं, 90 मिनट्स हैं। अब 90 मिनट्स के अंदर जो आपके पास पेपर वन है, पेपर वन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, फोर। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, फोर क्वेश्चंस आर देयर। तो अगर मैं 90 मिनट्स को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय फोर, तो आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 22.5 मिनट्स। अब आपको यहाँ पे 22.5 मिनट्स के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, वन क्वेश्चन। अब एक जो क्वेश्चन आपके पास होता है उसके अंदर फाइव डिफरेंट पार्ट्स हैं, 1A 1B 1C 1D एंड 1E। तो वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंप्राइज ऑफ फाइव डिफरेंट पार्ट, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन है और 6 मार्कर भी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सजेस्ट ये करता हूँ कि आप हर क्वेश्चन में से आप सिंपली एक काम ये करें कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास 20 मिनट्स यू शुड स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन। 20 मिनट के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब आपके पास हर एक क्वेश्चन में से यहाँ पे 2.5 मिनट्स बच जाएंगे। तो ये जो 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन है, यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन रीडिंग। सर रीडिंग व्हाट, आपके पास जो पेपर वन है उसके अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेटा रिस्पॉन्स। हर क्वेश्चन का डेटा रिस्पॉन्स है। यू ऑल नो, यू आर फेमिलियर विद द टॉपिकल पास पेपर्स हमने करे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों ऑन कैंपस क्लासेस हों। वी ऑल नो कि हमारे पास डेटा रिस्पॉन्स इज द पार्ट ऑफ द पेपर वन। पेपर टू के अंदर हमारे पास केस स्टडी होती है। तो यहाँ पे जो पेपर वन है, यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन दैट द पेपर वन इज शॉर्ट आंसर एंड द डेटा रिस्पॉन्स। तो हर क्वेश्चन की आपके पास जो डेटा गिवन होगा उसकी रीडिंग के ऊपर यू आर गोइंग टू स्पेंड 2.5 मिनट्स। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए टोटल, तो आपने यहाँ पे 90 मिनट्स को ब्रेक डाउन अगर मैं करता हूँ, तो आपके पास जो 80 मिनट्स होंगे यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन राइटिंग। और आपके पास जो 10 मिनट्स होंगे वो आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे ऑन रीडिंग। और 80 मिनट्स यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन राइटिंग। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। अगर आपने इसमें से किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं किया, इन केस अगर आपने रीडिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, या फिर फॉर एग्जांपल आपने राइटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, तो यू आर गोइंग टू मिस सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ए पार्ट छूट जाएगा, बी पार्ट छूट जाएगा, या सी पार्ट आपके पास छूट जाएगा। तो आपके पास ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास, दिस इज हाउ दी पेपर वन लुक्स लाइक। ठीक है, पेपर वन इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ज़रा इंस्ट्रक्शंस को भी एक दफ़ा मैं री करवा दूँ। Answer all questions. It means you have no choice in paper one nor in paper two. ठीक है, there is no choice neither in paper one nor in paper two. आपके पास कोई भी choice नहीं है। जो भी आपके पास questions होंगे, जो भी type of the questions होंगे, you have to attempt each and every question. Number two, use a black or dark blue pen. You may use an HB pencil for any diagrams or graphs. आंसर्स के लिए आपके पास यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन ही रिकग्नाइज होगी। अगर आपने पेंसिल से कोई चीज़ कंसिडर की है, सो इट विल बी कंसिडर एज अ रफ वर्क एंड इट्स रिस्की।
ठीक है, इट्स रिस्की हमारे पास। उसके पीछे रीज़न ये है कि पेपर जब मिक्स एंड मैच होते हैं आपके पास, तो ख़राब होने का, मिट जाने का, इन सारी चीज़ों का क्या है। बाकी यू ऑल नो आपके पास, हाँ, आप कैलकुलेटर भी कैरी कर सकते हैं। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पास बिजनेस के अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो कैन वी कैरी द कैलकुलेटर? यस, यू मे कैरी द कैलकुलेटर। और भूलना नहीं, कैलकुलेशन आसान होती है। आई नो कि कैलकुलेशन रफ वर्किंग से आपके पास हो सकती है, आप डायरेक्टली मैनुअली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वाई टू वेस्ट टाइम व्हेन यू हैव दिस पर्टिकुलर गैजेट विथ यू, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यू ऑल आर ग्रोन अप, यू हैव एन एक्सपीरियंस, आप लोगों ने पाक स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू के पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यू नो कि राइटिंग द कैंडिडेट नंबर, करेक्ट कैंडिडेट नेम, इट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो रिकग्निशन है वो आपकी आईडी के साथ मैच होनी चाहिए, तभी आपका पेपर असेस होगा, तभी एग्जाम इज गोइंग टू रिवॉर्ड और इट विल बी चेक। तो हमारे पास ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, WMH। अब ये हमारे पास जो चीज़ है ना, इट इज़ नोन एज डेटा रिस्पॉन्स। हम जो बात कर रहे थे वो हम इस चीज़ की बात कर रहे थे। ये जो चीज़ आपके पास है ना, इसको कहा जाता है डेटा रिस्पॉन्स। ये जो इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन के आपके पास गिवन है, क्वेश्चन 1 की डिफरेंट होगी, क्वेश्चन 2 की डिफरेंट होगी, क्वेश्चन 3 की डिफरेंट होगी, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 की डिफरेंट होगी। तो ईच पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ इट्स ओन डेटा रिस्पॉन्स। जबकि पेपर 2 के अंदर क्या होता है, पेपर 2 में आपके पास एक केस स्टडी होती है, और चारों जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक ही पर्टिकुलर केस पे। वाई इज दैट सो? क्योंकि डेटा रिस्पॉन्स की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप देखें बहुत लिमिटेड है। 1 2 3 4, मैक्सिमम 5.5 लाइन्स, या फिर हमारे पास 4 लाइन्स या 6 लाइन्स के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टेबल, कोई अपेंडिक्स इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, तो आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास इतनी ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। सो द 4 क्वेश्चंस कैन नॉट बी असेस, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो हर क्वेश्चन के लिए डेटा रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफरेंट। अब ये जो डेटा रिस्पॉन्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो आप यहाँ पे अपने आंसर्स के अंदर रिलेट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को, कि इस पर्टिकुलर कोई बिजनेस को ये एडवांटेज होगा, ये डिसएडवांटेज होगा, इट इज़ नोन एज एन एप्लीकेशन। तो ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्नीचर बिजनेस है हमारे पास, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। WMH जो हमारे पास बिजनेस है उसके साथ आप जो लिंक करेंगे उसके लिए डाटा रिस्पॉन्स गिवन है। वरना आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जिसके अंदर कहा जा रहा होता है कि आप एडवांटेज बताएं टू WMH, डिसएडवांटेज बताएं टू WMH, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है। दैट्स वाई द डाटा रिस्पॉन्स इज गिवन। तो ये जो आपके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज़ नोन एज डाटा रिस्पॉन्स, जिसको आपको कंसिडर करना है, जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यू कैन डू दिस एनोटेशन, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको कोई पॉइंट समझ आ रहा होता है, फॉर योर हेल्प, फॉर योर असिस्टेंस, आप उसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपने यहाँ पे अगर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो रफ वर्क है। द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ आंसर, जिसको वो मार्क करके आपको मार्क्स देगा या आपको मार्क्स अवार्ड करेगा। जो भी आपके पास इन लाइंस के अंदर लिखा हुआ होगा, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी असिस्ट एंड विल बी अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर। यहाँ पे जो करेंगे वो सारा का सारा आपके पास रफ वर्क होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास WMH is a business which operates in the secondary sector. It makes furniture including tables and chairs. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो जाऊँगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द पास्ट पेपर, सो डिस्कशन इज देयर। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स को ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। बिजनेस सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ऑपरेट करता है। अब सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है वो क्लियरली इन्वॉल्व है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। There are three different types of business activity: primary, secondary and tertiary. Primary किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। प्राइमरी किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? हमारे पास बेसिक एक्टिविटी, फार्मिंग, ऑयल ड्रिलिंग, गैस एक्सट्रैक्शन, कोल माइनिंग। दूसरे जो हमारे पास बिजनेसेस होते हैं, सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सेकेंडरी, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज टर्शरी, दैट इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज, IT सर्विस, मेडिकल, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ये। It makes furniture including tables and chairs.
अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास बिजनेस है WMH, ये वो पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है, टेबल्स एंड चेयर्स। अच्छा, अब ये रिलेटेबल है क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बड़ा वैल्यू एडिशन के अंदर और दो तीन बड़े टॉपिक्स के अंदर जो है ना वो फर्नीचर की बड़ी एग्जांपल दी है। क्योंकि व्हेन आई एम टीचिंग ऑन कैंपसेस, तो वहाँ पे जो सामने चीज़ होती है वो टेबल होती है, चेयर्स होती है, रोस्टम होते हैं, तो इट इज़ मोर रिलेटेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू कंसिडर ना, एक ईजिली समझ में आ रहा होता है। WMH employees are all members of a trade union. The managing director knows the business is likely to remain small. She is considering introducing new technology into WMH's factory. She also knows it is important for a manufacturing to choose a suitable location for a factory. अब देखो हमारे पास देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर क्या हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ सकते हैं एज अ चॉइस। अब अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा रिस्पॉन्स को देखें तो यू विल सी द वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स एंड द यूनिट्स। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है यूनिट 1 की बात हो रही है, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है तो यूनिट 2 HRM की बात हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी इनटू फैक्ट्री, तो इसका मतलब ऑपरेशंस की बात हो रही है, लोकेशन अगेन ऑपरेशंस का पार्ट है। तो एक ही डेटा रिस्पॉन्स के अंदर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू वो डिफरेंट चैप्टर्स को और डिफरेंट पर्टिकुलर यूनिट्स को क्या कर रहा है, असेस कर रहा है। सो दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें समझ में आ गई। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहा है, नई इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लोकेशन डिसीजंस के बारे में वो सोच रहे हैं, और जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं दे ऑल बिलोंग टू द ट्रेड यूनियन एंड द बिजनेस इज लाइकली टू रिमेन स्मॉल, क्योंकि बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। अब यहाँ पे इस टाइप के आप अंडरलाइनिंग हाईलाइट कर सकते हो, या पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ एनोटेशन कैन बी डन एज वेल, ये भी आप कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1A। अब क्वेश्चन नंबर 1A क्या है, डिफाइन ट्रेड यूनियन एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास फर्स्ट वर्ड होता है, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, इट इज नोन एज द कमांड वर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कमांड वर्ड सर? कमांड वर्ड का मतलब है कि एग्जामिनर यहाँ पे आपको कमांड दे रहा है कि आपको ये करना है। आपको वो कह रहा है डिफाइन करो ट्रेड यूनियन को इन 2 मार्क्स, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द डेफिनेशन, क्योंकि वो यहाँ पे कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग को, और एग्जामिनर जो है वो कैंडिडेट की नॉलेज को असेस करना चाह रहा है। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के ऊपर बेस्ड करते हैं। सो एग्जामिनर इज बेसिकली असेसिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट कि ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, आप बताएं, डिफाइन करें। तो अब यहाँ पे आपको साउंड हाई क्वालिटी डेफिनेशन लिखनी है विच शोज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म ट्रेड यूनियन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट फेल्स कि उसको समझ ही नहीं आया ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन की टर्म्स है वो फेमिलियर ही नहीं है, सो हाउ ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। और जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो हाउ ही इज गोइंग टू डिफाइन, उसकी नॉलेज भी क्या होगी, जीरो। उसे पता ही नहीं होगा कि ट्रेड यूनियन है क्या, उसकी समझ ही नहीं आ रही टर्मिनोलॉजी, सो हाउ इज गोइंग टू डिफाइन। तो जितने भी आपके पास 2 मार्क्स के यूजुअली क्वेश्चन होते हैं डिफाइन वाले, उसके अंदर एग्जामिनर असेसेस द अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। तो आ जाए जरा यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं। ट्रेड यूनियन को डिफाइन करना है, तो क्या करना है हमारे पास ट्रेड यूनियन को, कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन ये बताना है। क्या होती है ट्रेड यूनियन, हु फॉर्म्स द ट्रेड यूनियन, कौन बनाता है ट्रेड यूनियन। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या है, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, हु फॉर्म्स द ट्रेड यूनियन, व्हाई इट इज फॉर्म एंड व्हाट इज ट्रेड यूनियन। तो आप जरा डिफाइन करते हैं। ट्रेड यूनियन इज अ ट्रेड यूनियन is an organization that is formed by the employees। तो यहां पे हमने बता दिया कि ट्रेड यूनियन कौन फॉर्म कर रहा होता है, हु फॉर्म्स द ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ अ बिजनेस टू प्रोटेक्ट their
rights and interest from the management of the business. अब यहाँ पे हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द ट्रेड यूनियन बता दी कि ट्रेड यूनियन क्या होती है। ट्रेड यूनियन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब यहाँ पे मिल के जो वर्कर्स होते हैं दे आर यूनाइटेड और एक ऑर्गेनाइजेशन मिल के बना लेते हैं अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द मैनेजमेंट बाय द एम्प्लॉयज। तो कौन बनाता है? एम्प्लॉयज। क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बिजनेस के अंदर जो कि अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फॉर्म करते हैं। तो दिस इज नोन एज ट्रेड यूनियन, दिस इज नोन एज द हाई क्वालिटी डेफिनेशन जो कि आपको 2 मार्क्स अवार्ड करेगी। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1B। अब सर यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज थी, कोई हमें एप्लीकेशन करनी? नो, नो नीड ऑफ एन एप्लीकेशन, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज असेस होगी। अब दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B इज डिफाइन द टर्म सेकेंडरी सेक्टर। अगेन कमांड वर्ड है डिफाइन, जिसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अपनी शो करनी है। सेकेंडरी सेक्टर अगेन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर होगा क्या? कुछ बच्चे डेफिनेशन ये लिखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट? क्या करती है? कुछ एग्जांपल्स दे दें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज क्लियर हो। कि आपने बता दिया है कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, पता चल गया। हमारे पास एग्जाम्पल दे दी तो यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि हाँ, सेकेंडरी सेक्टर वो सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या फिर अपने जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, या आपके पास जो प्राइमरी का रॉ मटेरियल आता है, प्राइमरी का जो आउटपुट होता है उसे प्रोसेस करके कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स आउटपुट के अंदर। तो सेकेंडरी सेक्टर, फिर एग्जाम्पल दे दी। तो अगर आपने खाली एग्जाम्पल दे दी यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पार्शियल नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स मिलेंगे, पार्शियल मार्क्स 1 मार्क मिलेंगे। इन ऑर्डर टू गेट 2 मार्क्स, क्योंकि कमांड वर्ड क्या? डिफाइन। वो आपको एग्जाम्पल नहीं कह रहा, वो आपको ये नहीं कह रहा आइडेंटिफाई या मेंशन या स्टेट 2 बिजनेसेस इन द सेकेंडरी सेक्टर। अगर वो कहते हैं ना स्टेट 2 बिजनेसेस तो आप लिख देते कार मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देता था क्योंकि वो कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर के 2 बिजनेसेस स्टेट कर दो, तो आपने एग्जाम्पल्स बता दी। लेकिन कमांड वर्ड यहाँ पे क्या है? डिफाइन। तो डिफाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लिख के बतानी है कि दिस इज व्हाट द सेकेंडरी सेक्टर इज। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर इज comprised of all those businesses that are involved in manufacturing of goods by converting inputs into outputs. For example, car manufacturing. तो आपने यहाँ पे पूरी अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज शो कर दी है कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सारे बिजनेसेस, देखो अब सेक्टर है ना, तो सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ओवरऑल बिजनेसेस या ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि इनपुट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनपुट्स आउटपुट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग। तो आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज पूरी कि आपने बता दिया कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सारे बिजनेसेस इकोनॉमी के आते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर इन्वॉल्व है और इनपुट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? आउटपुट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 1A 1B। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1C। अच्छा, अब देयर इज अ डिफरेंस इन 1C। 1C के अंदर आपके पास जो कमांड वर्ड है दैट इज आइडेंटिफाई। कमांड वर्ड क्या है आपके पास? आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई का मतलब क्या है यहाँ पे कि बीइंग अ पर्टिकुलर कैंडिडेट हु इज अपेयरिंग फॉर ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज, उसके पास यहाँ पे अगेन
नॉलेज होनी चाहिए। के का मतलब होता है हमारे पास नॉलेज, एंड दिस इज द वर्ड दैट द दिस इज अ पर्टिकुलर लेटर दैट द एग्जामिनर यूजेस इन द मार्क स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट। के स्टैंड्स फॉर द नॉलेज। अब आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आपको पता होंगे रीजंस, आपको पता होंगे फैक्टर्स, आपको पता होंगे मेथड्स, आपको पता होंगे एडवांटेज, आपको पता होंगे डिसएडवांटेजेस। तो ये जो आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगेन वो एग्जामिनर यहाँ पे कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को क्या कर रहा होता है, असेस कर रहा होता है। तो इन दिस केस एग्जामिनर इज असेसिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, कि आप आइडेंटिफाई कर दें क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ बिजनेसेस स्मॉल रहते हैं। आइडेंटिफाई फोर रीजंस व्हाई बिजनेस माइट रिमेन स्मॉल एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई का मतलब है कि नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टेट। अब स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख दें। यूजुअली वन वर्ड आंसर इज नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, वन वर्ड आंसर नहीं होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके थ्रू आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज टुवर्ड्स अ कैंडिडेट यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आइडेंटिफाई के अंदर राइट अ स्टेटमेंट। अब क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस स्मॉल रहता है? लैक ऑफ कैपिटल, या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल हो सकता है। लैक ऑफ, हमारे पास फाइनेंस भी इसको कह सकते हैं। या फिर हमारे पास ओनर की प्रेफरेंस होती है जिसकी वजह से ओनर खुद ही बिजनेस को ग्रो नहीं करवाना चाहता। तो लेट्स स्टार्ट, हम रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई 4 रीजंस वाई बिजनेस माइट रिमेन स्मॉल। नंबर वन, हमारे पास ओनर्स प्रेफरेंस और चॉइस। कुछ बिजनेसेस इसकी वजह से ग्रो नहीं करते क्योंकि ओनर डज नॉट वांट टू ग्रो। क्योंकि ओनर कहता है कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा सो नाउ द वर्कलोड और द बर्डन वुड विल इंक्रीज। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ लोग कहते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना, हमें जितना है अल्लाह का शुक्र है। ओनर्स की प्रेफरेंस होती है कि हाँ, वॉट एवर द स्केल इज, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दैट वी आर जनरेटिंग, इट्स सेटिस्फाइंग, हमें और ज़्यादा ग्रो नहीं करना और हमें वर्कलोड या बर्डन ऑफ द वर्क इंक्रीज नहीं करना। नंबर वन, दिस कुड बी द रीजन। नंबर टू, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल। अब लैक ऑफ कैपिटल का मतलब हमारे पास ये हुआ इनसफिशिएंट फंड्स और नो एक्सेस टू द कैपिटल और द फाइनेंस। शायद बैंक से लोन नहीं मिल रहा हो, या जो हमारे पास खुद का अमाउंट ऑफ फाइनेंस है वो लिमिटेड है। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करता है तो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ इज द फाइनेंस। तो लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ फाइनेंस, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, एंड वी डू नॉट हैव द प्राइवेट फंड्स एज वेल। सो दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से बिजनेस स्मॉल रहता है। नंबर टू, size of the market. This could also be the factor. साइज ऑफ द मार्केट का मतलब पता है क्या हुआ? साइज ऑफ द मार्केट का मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिमिटेड डिमांड होती है उनकी, मार्केट ही साइज इतना बड़ा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे लेट्स कंपेयर, हमारे पास पैनाडॉल, पैरासीटामॉल, मार्केट बहुत बड़ी है ना हमारे पास। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लाइफ सेविंग ड्रग्स, लिमिटेड मार्केट है। बहुत ज़्यादा हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, तो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूजुअली हमारे पास इस्तेमाल नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो रेगुलरली फीवर के अंदर भी, मल्टीपल हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए भी यूज़ हो रही होती है। तो मार्केट साइज ही लिमिटेड है। तो इसी तरीके से हमारे पास, जैसे लेट सपोज ओ ए लेवल्स की मार्केट साइज बहुत बड़ी है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कितने लाखों बच्चे हैं जो कि ओ ए लेवल्स की एजुकेशन ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो मार्केट साइज बड़ा है। लेकिन इसी तरीके से आईबी, इंटरनेशनल बैकलरेट, हमारे पास एक पर्टिकुलर बोर्ड है, आईबी सिस्टम है, उसकी मार्केट साइज ही छोटी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स भी लिमिटेड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स भी बहुत लिमिटेड हैं। तो वो स्कूल्स और वो पर्टिकुलर एजुकेशन जो आईबी सिस्टम ऑफर करते हैं वो पर्टिकुलरली इस तरीके से ग्रो नहीं हो सकते। और क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे पास? नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास, ये भी एक फैक्टर होता है ना। क्योंकि कुछ बिजनेसेस ग्रो इसकी वजह से भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको एक बेनिफिट मिलता है, दैट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट उनकी कम हो जाती है।
तो economies of scale is known as one of the benefit that the large firms get over the small firms. तो अब यहाँ पे हमारे पास दिस कुड बी द रीज़न कि कुछ बिजनेसेस स्मॉल स्केल पे इसकी वजह से ऑपरेट कर रहे होते हैं क्योंकि लार्ज स्केल पे कोई ऐसा इकोनॉमीज ऑफ स्केल या कोई फर्दर कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, तो इसकी वजह से दे आर नॉट ग्रोइंग एंड दे आर ऑपरेटिंग एट द स्मॉल स्केल। तो इसमें से आप कोई भी चार रीजंस आपके पास यहाँ पे सिमिलर लिखे हुए हैं, और भी कोई वैलिड रीज़न अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस तरीके से वेग पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए कि लेस स्ट्रेसफुल होता है हमारे पास और द ओनर गेट्स मोर टाइम फॉर द लेजर एक्टिविटी, इस टाइप के भी आंसर्स पढ़े जाते हैं। तो अगर इस टाइप के वेग स्टेटमेंट्स होंगे ना हमारे पास, वेग स्टेटमेंट्स जो कि क्लैरिटी शो नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे तो क्लैरिटी है ना, फाइनेंस, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स प्रेफरेंस, कैपिटल, साइज ऑफ द मार्केट, ये हमारे पास जेन्युइन रीजंस हैं और क्लियर रीजंस हैं, कोई वेग नहीं है। लेस स्ट्रेसफुल, व्हाट डू यू द वर्ड लेस स्ट्रेसफुल? या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास आपने लिख दिया कि द मोर रिलैक्सेशन, या हमारे पास मोर टाइम फॉर द फैमिली एंड द लेजर एक्टिविटी, तो ये नहीं है। तो इससे अच्छा ये ओनर्स प्रेफरेंस है। वेग स्टेटमेंट को एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अवॉर्ड। Now, heading towards the D part, that is explain to possible effects of WMH introducing new technology. अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्लियरली ये जो डी पार्ट है, इसके जो मार्क्स हैं वो आपके पास 6 मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं, तो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं आपके पास, तो 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 3 मार्क्स पर पॉइंट एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड। आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 3 मार्क्स इसके लिए, 3 मार्क्स इसके लिए। तो ये बात तो सर क्लियर हो गई हमारे पास, 3 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। ये तो हमारे पास हो गया। अब सर हमारे पास इसमें नॉलेज क्या है, कितने मार्क्स नॉलेज के हैं, क्या एनालिसिस है, क्या एप्लीकेशन है, वो सब कुछ है। तो अब यहाँ पे लेट सपोज हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इफेक्ट और उसकी लिखी हुई एक्सप्लेनेशन, तो 1 मार्क फॉर द इफेक्ट, जिसके अंदर यहाँ पे एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस द नॉलेज। अगर आपको इफेक्ट पता है, जैसे लेट सपोज द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ WMH इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अगर WMH न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है इन इट्स फैक्ट्री, सो व्हाट वुड बी द 2 पॉसिबल इफेक्ट्स? तो अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी तो आप इफेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट आप आइडेंटिफाई करोगे उसके यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा नॉलेज का, और यहाँ पे एग्जामिनर असेस कर लेगा कि हाँ द कैंडिडेट हैज़ द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कि उसको पता है कि ये इफेक्ट आता है जब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। द सेम केस इज विद द इफेक्ट टू। यहाँ पे अगेन द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड 1 मार्क फॉर द नॉलेज, जिसके अंदर वो यहाँ पे असेस करेगा आपके इफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को। अगर आपने दोनों यहाँ पे इफेक्ट सही आइडेंटिफाई करे, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर 2। तो 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए आउट ऑफ 6। अब यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन के अंदर 2 मार्क्स एग्जामिनर देगा, और 2 मार्क्स इसके होंगे एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस। सेम केस इन इफेक्ट टू, एक्सप्लेनेशन के आपके 2 मार्क्स हैं एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस। अब मेरी बात यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इज टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ WMH इंट्रोड्यूसिंग, कि भाई क्या इफेक्ट आएगा अगर WMH न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है। तो WMH जो पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द बिजनेस है उसकी सिचुएशन को कंसिडर करना, इफेक्ट को उसके साथ रिलेट करना, लिंक करना, इज नोन एज एन एप्लीकेशन। और जो आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दिस इज नोन एज एन इफेक्ट, वो आपके पास एनालिसिस है। सेम केस इफेक्ट टू के अंदर है कि जो भी इफेक्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे हाउ इट इज टू WMH, कैसे इफेक्ट हो रहा है WMH, और जो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे उसके मार्क्स आपको किसको मिलेंगे? एनालिसिस के। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे आपने इफेक्ट आइडेंटिफाई करा, क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है अगर WMH इंट्रोड्यूस करता है न्यू टेक्नोलॉजी? अगेन एक और चीज़ है, सर इफेक्ट क्या नेगेटिव होते हैं हमेशा? नो, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इफेक्ट वन इफेक्ट टू दोनों पॉजिटिव लिख दें? यस, इट इज एक्सेप्टेबल। क्या दोनों हम नेगेटिव लिखते हैं? यस, ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इफेक्ट तो इफेक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्या सर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखते हैं? यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और सर अगर हमने पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव लिख दिया, ये भी आप कर सकते हो। सही होना चाहिए इफेक्ट, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट इफेक्ट। और नंबर टू, हाउ इट इज एन इफेक्ट टू आर बिजनेस, रिलेटेबल होना चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए और प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। तो अब इफेक्ट वन क्या हो सकता है? इफेक्ट वन ये हो सकता है कि लेट सपोज अगर WMH इंट्रोड्यूस करता है न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस वाला पॉइंट आ सकता है। मैं भी सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, फाइनेंस वाला पॉइंट, कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ सकते हैं हमारे पास। सर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कैसे? अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो आई नीड टू अरेंज द फाइनेंस। मुझे शायद बैंक से लोन लेना पड़े, एक्वायर करना पड़े, जिससे मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू फाइनेंस इट, दिस वुड बी द क्वेश्चन, कि मैं फाइनेंस कैसे करूंगा। और जब मैं फाइनेंस करूंगा तो शायद बैंक लोन इज अ पर्टिकुलर थिंग कि WMH का डेट बढ़ जाए बिजनेस के अंदर। दैट इज एनालिसिस। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होगा हमारे पास? एक्सप्लेनेशन के अंदर हम ये करेंगे कि WMH में रिक्वायर फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन technology which may lead to an acquirement of loan, increasing debt and expenses in terms of interest payable। तो ये क्या हो गया? आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई कि इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट और इन ऑर्डर टू फाइनेंस द टेक्नोलॉजी, WMH को फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए शायद वो लोन की तरफ जाए। और लोन अगर एक्वायर किया तो इट विल इंक्रीज द डेट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, जिससे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्या हो जाएगी? कम। अब ये कौन सा इफेक्ट है? ये नेगेटिव है, इट्स नॉट पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे सिचुएशन कंसिडर करी है कि WMH की ये सिचुएशन है हमारे पास कि वो टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए उसको फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। इसी तरीके से हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है। ये मैंने रेड से करा है, ये नेगेटिव है, ग्रीन से करूंगा तो वो क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव। तो इफेक्ट टू क्या आ सकता है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं तो टेक्नोलॉजी इज वे मोर एफिशिएंट, स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है प्रोडक्शन, हमारे पास एफिशिएंट हो जाती है, हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये पूरी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे से पॉइंट को आइडेंटिफाई करा है कि दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। तो एक हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया था, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आ जाए जरा, अब यहाँ पे हमने इफेक्ट आइडेंटिफाई करा है बच्चों, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करा है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी में bring in efficiency and quality in the furniture मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, ये एप्लीकेशन है कि हमने यहाँ पे WMH का नाम नहीं लिखा। हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई हमारे पास ये जो WMH है, उसकी जो पर्टिकुलर यहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, दैट इज अ केस। तो कंसिडरिंग द सिचुएशन कि एफिशिएंसी और क्वालिटी होगी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में, विच में रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द
सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। कि जो फर्नीचर बिजनेस है, कस्टमर को हम सेल करेंगे तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फर्नीचर। और नंबर टू, हमारे पास एफिशिएंट प्रोडक्शन हो जाएगी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे पॉइंट्स ऐड कर दें कि वी मे ऑफर लोअर प्राइसेस or the business can become more competitive in the market by offering the lower prices. So this is how you have to do this, or this is the complete structure for the six marker, जिसके अंदर आपके पास दो possible effects पूछता है, advantages पूछता है, methods पूछता है. Is it clear, guys? Now, heading towards question number 1E, explain two factors a manufacturing business should consider when deciding on a suitable location for a factory. Which factor is likely to be the most important? Justify your answer. अब this is the part E हमारे पास, और year 2022 से again I'm reinforcing this particular thing, specifically बता रहा हूँ, हमारे पास अब जो है वो यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1E 2E 3E 4E, तो जो पेपर 1 के ई पार्ट है ऑफ एवरी क्वेश्चन, ई पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन, वो अब हमारे पास यहाँ पे जर्नल स्टेटमेंट है। अब जर्नल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इट इज क्लियरली मेंशन दैट नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको, जैसे अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था 1D, उसके अंदर हमने WMH की सिचुएशन को कंसिडर किया था कि इफ WMH इंट्रोड्यूसेस और अडॉप्ट्स द टेक्नोलॉजी, सो व्हाट वुड बी द टू पॉसिबल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास ऐसी कोई WMH की सिचुएशन को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। So the information in the data response becomes irrelevant in the E part. जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास 1 से लेके 4 तक, उनके चारों के जो ई पार्ट्स हैं उसके अंदर जो डेटा रिस्पॉन्स है ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स इररेलेवेंट, आपको कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, व्हाट इज एक्चुअली द क्वेश्चन इज, और व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली कमांडिंग और डिमांडिंग फ्रॉम द कैंडिडेट। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें दो फैक्टर्स को, कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को दो फैक्टर्स कौन से कंसिडर करने चाहिए व्हेन द बिजनेस इज मेकिंग अ लोकेशन डिसीजन। तो इसका मतलब क्या है, अगेन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो 2 मार्क्स आपके पास नॉलेज के हो गए, कि आपको पता होने चाहिए कि व्हेन एवर द बिजनेस कंसिडर्स द लोकेशन डिसीजन, सो व्हाट आर द टू फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ बिजनेस शुड कंसिडर। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन ये मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस के फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सिमिलर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ज़रूरी हैं, सर्विस बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सर्विस। तो आपको शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ सुटेबल लोकेशन फॉर अ फैक्ट्री। तो आपके 2 मार्क्स नॉलेज के हो गए। फिर जब आप इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो 2 मार्क्स आपके होंगे एनालिसिस के, व्हाई दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू द और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पे 2 मार्क्स आपके पास होंगे एवैल्यूएशन के, क्योंकि वो कह रहा है विच फैक्टर इज लाइकली टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एवैल्यूएशन के अंदर आप अपना शेयर करेंगे ओपिनियन। क्या शेयर करेंगे बच्चों, अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। अब ओपिनियन का गेम ये है कि सबका ओपिनियन सही है, आपका ओपिनियन भी सही है, मेरा ओपिनियन भी सही है। हम दो फैक्टर्स जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसमें से एक फैक्टर आपने चूज किया, एक फैक्टर मैंने चूज किया, आपका भी सही है, मेरा भी सही है फैक्टर, अगर हमारी नॉलेज है और सही फैक्टर हमने चूज किया है तो दोनों फैक्टर जो आपने सही चूज करे हैं उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपने एक को चूज कर लिया, एक को आपने छोड़ दिया। तो जो भी आपका चूज करोगे, जो भी आपका ओपिनियन होगा, उसे यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना होगा कि व्हाई यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग दिस। दो फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर हमारे पास फैक्टर है दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, जिसका आप ये भी कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पे आपकी नॉलेज हो गई कि दिस इज द फैक्टर दैट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुड कंसिडर। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके पास प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सप्लाईज के ऊपर। और आपके पास क्वालिटी सप्लाईज अगर नहीं होंगी तो आपके पास प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, आपके पास
जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया कि वाई अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई और द रॉ मटेरियल और द सप्लायर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दूसरा ये भी हो सकता है कि सप्लायर अगर दूर है और सप्लायर अवेलेबल नहीं है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर आपने लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स और द लेबर। अगर आपके पास स्किल्स और लेबर नहीं है आपके पास, सो हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस, हु इज गोइंग टू ऑपरेट द मशीनरी अगर है भी। और अगर आपके पास लेबर स्किल नहीं है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो कि हैंडमेड बिजनेस है, हैंडमेड गुड्स बनाता है, तो लेबर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है हमारे पास, या अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स होगी, तो इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हाउ बिजनेस इज गोइंग टू। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है, तो आपके पास अगर शॉर्टेज ऑफ लेबर हुई, तो आपकी यहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि लेबर नहीं है, कम अगर वर्कर्स अवेलेबल है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपकी यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस की बढ़ जाएगी। तो अब ये दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों में से आप कोई भी लिख दें। अब आपके हिसाब से ये भी हो सकता है, आपके हिसाब से ये भी हो सकता है, वॉट एवर द पॉइंट यू आर एनालाइजिंग, उसको यहाँ पे एंड के अंदर आपका जो ओपिनियन है, ये वाला हो या ये वाला, उसको आप जस्टिफाई करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग कहेंगे कि लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज दैट सो? क्यों? क्योंकि लेबर अगर इलाके में नहीं होगी, रॉ मटेरियल तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा, आई कैन गेट द सप्लाईज थ्रू इम्पोर्ट्स, लेकिन लेबर कहाँ से इंपोर्ट करूंगा? तो इसके लिए लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेबर नहीं होगी तो लेबर कॉस्ट की वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारे पास। कुछ लोग कहेंगे नहीं, सप्लाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिपेंडेंसी है। तो अगर मैं यहाँ पे मशीन के थ्रू भी तो ऑपरेट कर सकता हूँ, तो मैं इसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट आप जो पिक करेंगे, उसको आपको एंड के अंदर जस्टिफाई करना होगा कि वाई यू आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको एप्लीकेशन नहीं करनी कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू WMH, जनरल है। एग्जामिनर कह रहा है दो फैक्टर्स आप खुद से आइडेंटिफाई करें, नंबर वन। फिर इन दोनों फैक्टर्स को आप खुद एनालाइज करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू लोकेट अ फैक्ट्री। और इसके बाद एंड के अंदर इन दोनों में से चूज करें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, और ओपन एंडेड है। अगर आप चूज करते हैं ये वाला पॉइंट नंबर वन, तो आप इसे जस्टिफाई कर दें। सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो दूसरा फैक्टर आपने आइडेंटिफाई करा है, एनालाइज करा है, उसको आप यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। अगर आपका वो ओपिनियन है तो उसे जस्टिफाई कर दें। सो इट्स ओपन एंडेड। तो दोनों फैक्टर्स खुद ही लिखने हैं, दोनों फैक्टर्स को खुद ही एनालाइज और एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एंड के अंदर आप उसे जस्टिफाई करना है। बस एक चीज याद रखिएगा, जब जस्टिफाई कर रहे होंगे ना, ओपिनियन अपना दे रहे होंगे और जस्टिफाई कर रहे होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे एक एडिशनल पॉइंट आपको लिखना होगा कि ये बेनिफिट है या ये रीजन है जिसकी वजह से इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सप्लाईज की इंपॉर्टेंस इसके लिए है क्योंकि हमारे पास मशीन के थ्रू हम ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन सप्लाई से ओवरऑल क्वालिटी और इमेज हमारी खराब हो सकती है अगर डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स हुए तो दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे लेबर की जगह मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपने जस्टिफाई कर दिया। दिस इज द होल पैटर्न फॉर दिस 6 मार्कर, जो हमारे पास ई पार्ट है पेपर वन के। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, द लास्ट थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग इज, जो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, उसके अंदर A B C D E, ई पार्ट के अंदर तो एप्लीकेशन नहीं करनी, लेकिन A1 A B C D, इसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन करनी है, तो एप्लीकेशन आपको रिपीट नहीं करनी। जो एक बार आपने पॉइंट लिख दिया है उसको वहाँ पे दोबारा आप अपने दूसरे पार्ट के अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगेन मैं कर सकता था, क्या कर सकता था, गौर से सुनिएगा, कि सप्लायर की सप्लाईज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्वालिटी, इसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स, लेबर नहीं होगी तो अगेन लेबर सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्वालिटी खराब होगी। तो यहाँ पे भी क्वालिटी वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो एनालिटिकल पॉइंट क्या हो गया, रिपीट हो गया है, सेम एनालिसिस हो रहे हैं दोनों पॉइंट्स के अंदर।
तो एग्जामिनर इसे कंसिडर तो करेगा लेकिन मार्क्स नहीं देगा, वो यहाँ पे टिक कर देगा, हाँ सीन हो गया है कि हाँ ठीक है सही है, लेकिन द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन है, जो एनालिसिस है, जो एप्लीकेशन है, वो रिपीट नहीं करनी अपने आंसर्स के अंदर। तो अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ना एप्लीकेशन ना अपनी एक्सप्लेनेशन एनालिसिस को रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने दोबारा से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जैसे सप्लाईज वाला पॉइंट था तो क्वालिटी वाली बात थी, इसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स, अगर लेबर सही नहीं होगी तो क्वालिटी इश्यूज होंगे, प्रोडक्शन डिफेक्ट्स होंगे, जिससे हमारी क्वालिटी और इमेज खराब होगी। तो हमारे पास ये दोनों एनालिटिकल पॉइंट क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट वाली बात करी और यहाँ पे मैंने क्वालिटी वाली बात करी, तो दोनों एनालिटिकल पॉइंट एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंट। So this is the practice of the question number one, part A, B, C, D and E। और हमने इसे ठीक ठाक डिस्कस किया एंड दिस इज द ईयर अक्टूबर नवंबर 25, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट फर्दर। ठीक है, थैंक यू।